हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में भी हम टॉप 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ, आप इतना ध्यान दीजिएगा, इसको 150 प्रश्नों को आप हल कीजिए मेरे साथ। हाँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 150 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ। ईमानदारी से हल करके बताइएगा। यदि आपका 150 में से 120 नंबर या 120 प्रश्न सही आता है तो आपको मेरी तरफ से थम्स अप मिलेगा और आपको गुड लक फॉर योर नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और इन सभी प्रश्नों को हल कर दीजिए और हल करके अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि जो कि 301 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि ये जो 150 सीरीज हम शुरू किए हैं, सुपर 150 सीरीज, इसमें हम टोटल 1100 प्लस प्रश्नों को हल करेंगे और इसको पार्ट वाइज हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इन सभी सीरीज को आप ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि कंधमाल। पहला प्रश्न यानी कि 301 नंबर का प्रश्न है, कंधमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखिएगा, कंधमाल हल्दी ये अत्यंत फेमस सवाल है। ये उड़ीसा का जीआई टैग प्राप्त ये हल्दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 302 नंबर का प्रश्न है, एसडीआर का पूरा नाम क्या है? एसडीआर ऑप्शन में दिया गया है, आप देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। एसडीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह के राज्यों ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की? तो राज्यों का नाम बताना है जो राज्य काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किए हैं। ठीक है, ऑप्शन में आप देखिए और उसमें से सही ऑप्शन बताइए कौन सा है। तो 303 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्य 2001 से 2011 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि यहीं पर हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है PMGSY। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PMGSY, यानी कि इसका नाम क्या है ये बताना है, इसका असंक्षिप्त रूप क्या है। PMGSY नाम से यदि आ गया तो ये इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम बताना है। आप हिंदी में बताइए, अंग्रेजी में, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो इसमें बताइए सही उत्तर कौन सा है। PMGSY का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका पूरा नाम है। आगे है ली फिगारो किस देश का समाचार पत्र है? ली फिगारो, कहाँ कहाँ से शब्द आ जाते हैं। ली फिगारो किस देश का समाचार पत्र है? तो ये जो है 305 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के पेरिस का ये समाचार पत्र है। ठीक है, अगला है 306 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है ये बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मो यान जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 तथा स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किस देश की गुप्तचर संस्था? इतना बड़ा संस्था का नाम है। MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6
तथा स्पेशल ब्रांच जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो 307 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। आगे है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? 308 नंबर का प्रश्न है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? 308 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ए है क्या? ए नहीं है भाई, क्योंकि ये चीन का यात्री नहीं था। आप लोग तो वास्को डिगामा को ही चीन का बता दिए। वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाल का यात्री था, तो ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। तो कौन सा है इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था। ठीक है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ये मार्को पोलो था। अगला है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? 309 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताइए। किस वर्ष पर भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। इसकी मांग जो है 1948 या 47 से ही उठना शुरू हो गई थी, लेकिन 1956 में इसका गठन किया गया था। और पहला राज्य कौन था गठन के आधार पर? आंध्र प्रदेश पहला राज्य हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे है, ईस्टर्न सन, ये भी है कि किस देश का समाचार पत्र है। इसको तो आप लोग जानते होंगे कि ईस्टर्न सन किस देश का समाचार पत्र है। इसका सही उत्तर है, बहुत छोटा सा देश है, कुछ लाख ही आबादी है। हमारे जैसा भारत जैसा नहीं है कि कितना 100 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर कुछ लाख की आबादी है और काफ़ी डेवलप देश है। तो उस देश का नाम कौन सा है? देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर ईस्टर्न सन यहाँ का समाचार पत्र है। सिंगापुर का एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का जो पासपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसका प्रथम रैंक है इस बार, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 310 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 311 नंबर का प्रश्न है। इसमें पहले भरना ही है, का उद्देश्य, किसका उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? इसमें से किस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना है? तो 311 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? गेस करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, या इसी को हम लोग इसको बाद में नरेगा बोले, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसी को बाद में मनरेगा कहा गया। मनरेगा ये भी इसी का काम है, और इसी को कहा गया जीबी राम जी, जीबी राम जी, ये भी इसी का परिवर्तित रूप है। इसमें मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, और इसमें जीबी राम जी में 150 दिनों के 150 है या 120 है? आप इसको कमेंट कीजिएगा, 150 है कि 120 है? कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है, आप लोगों ने जो भी जवाब दिया हो, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 125 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। किसमें? विकसित भारत यूभी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, ये मनरेगा का परिवर्तित नाम है। इसमें 100 दिन की जगह 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CFL का पूर्ण नाम क्या है? CFL, फिर आप CFL चिल्लाते होंगे कि CFL जलाओ, CFL जलाओ, उसका पूर्ण नाम क्या है वही बताना है।
CFL का पूर्ण नाम क्या है? 312 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ही CFL का पूरा नाम है। आगे है, ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? 313 नंबर का प्रश्न है। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम है सावाक। कौन सी? सावाक। इस समय ईरान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इसकी गुप्तचर का नाम, संस्था का नाम या कोई और प्रश्न जो कि ईरान से रिलेटेड है वो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। सावाक यहाँ की गुप्तचर संस्था का नाम है। आगे है, डिज्नीलैंड रिजॉर्ट। डिज्नीलैंड रिजॉर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन है बर्लिन, लंदन, कैलिफोर्निया, बार्सिलोना। तो 314 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिज्नीलैंड रिजॉर्ट। इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। 314 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, ATM का अर्थ ये बताना है, ATM का अर्थ बताना है। 315 नंबर के प्रश्न में ATM का अर्थ बताना है, कौन सा अर्थ है इसका? सरल प्रश्न है, इसका जल्दी से आंसर बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 315 का सही उत्तर है, 315 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, 316 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, PMGY। PMGY एक प्रकार की योजना है, इसका पूरा नाम बताना है कौन सा? 317 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है, बताओ कौन सा है? PMGY योजना का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ये बताना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, घास के मैदान से एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर आता है, और ज़्यादातर कैसे आता है? चार प्रश्न, चार ऑप्शन दे देगा, चार घास के मैदान का नाम दे देगा, उसके आगे चार देश का नाम दे देगा, और उसको मिलान करने के लिए दे देगा कि कौन किससे संबंधित है, कौन सा मैदान किस देश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न घातक है, इम्पॉर्टेंट है, और आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल है, लेकिन आप गलत मिला के चले आइएगा। मिलान करने के लिए आएगा तब तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आप एक गेस कीजिएगा, एक दो गेस कीजिएगा और उसके एल्गोरिदम से मिला लीजिएगा। बट अगर इस प्रकार से आ गया कि कनाडा का मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं तब तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसको रट लीजिएगा कि कौन सा मैदान किस देश में स्थित है। ठीक है, तो 318 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेयरी जो है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उनको प्रेयरी कहा जाता है। आगे है, NCERT काफ़ी चर्चा में रहता है, इसकी बुक चर्चा में रहती है, आयोग भी हमेशा चर्चा रहता है। अभी इसको फिलहाल NCERT को एक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है, तो इसका विस्तृत रूप क्या है ये बताना है। 319 का विस्तृत रूप है NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में अभी ये काफ़ी चर्चा में है। NCERT का विस्तृत रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट लीजिएगा। ये किसी न किसी एग्ज़ाम को, आपको कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पर ये ज़रूर मिल जाएगा कि किस काल को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। और इस बार तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2027 में भारत में फिर से जनगणना का काल है, इस बार फिर से जनगणना शुरू हो गई है। ठीक है,
और ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, इस बार फिर से शुरू हो गई है, इसलिए ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस काल को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? तो 320 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 से 1981 तक के काल को जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नॉवेल एंड द सिटी इन माई नॉर्थ इंडिया, ये नॉवेल है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? 321 नंबर का प्रश्न है, तो इसके सही लेखक है वसुधा डालमिया। वैसे ये करंट का प्रश्न है, तो इस बार के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। 2019-20 में ये कहीं पूछा गया होगा। अभी तो फिलहाल चांस है कि 99% चांस है, इसको नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है? 322 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। HTML से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है 322 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का सही पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि लाओस देश की मुद्रा का नाम क्या है? 323 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो लाओस देश की मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर डी, किप। किप जो है लाओस देश की मुद्रा है। अगला है भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 324 का बी है इसमें, तो 2 बार तो इसमें लिखा है, लेकिन ये शायद संख्या सही नहीं है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। रुकिए मैं ही बता देता हूँ। भारत ने ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3, ठीक है। ये उत्तर इसका गलत है। 3 बार कौन कौन सा है? पहला तो जीता था 2007 में, ये आपको ध्यान होगा, जब नरेंद्र मोदी जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। दूसरा जीता था भारत ने 2024 में, कब? 2024 में। और तीसरा भारत ने जीता 2026 में। ये 3 विश्व कप ICC T20 के 3 पुरुष विश्व कप ये भारत ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और 2026 में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे वो मैं बता दूंगा, करंट अफेयर्स की क्लास में उसको बता दूंगा मैं, उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो 2026 की दृष्टि से यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक है। तो भारत ने 3 बार ICC T20 पुरुष विश्व कप जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला है एड्स का पूरा नाम बताना है। 325 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? एड्स का पूरा नाम बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कौन सा ज़्यादा है, आप बहुत बार सुने होंगे। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगला प्रश्न है 326 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। 326 नंबर का प्रश्न है, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 1881 से प्रति 10 वर्ष पर हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1872 से शुरुआत हुई थी। आगे है 327 में कौन सा कथन सत्य है? इसमें मिलान करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 327 का जो सही उत्तर है, जो सही सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेराकोटा वॉरियर्स का मिलान जियान चीज से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नहीं था 327 का, इसलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 328 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है?
तो इसका जो सही उत्तर है 328 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21.8% ये भारत की अशोधित जन्म दर है। अभी तक के लिए आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें 2011 की जनगणना से ही प्रश्न आएगा, परंतु 2027 में जो जनगणना हो रही है उससे भी नए नए प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका सिंबल क्या है, इस बार 2027 की जनगणना का सिंबल क्या है, और इस जनगणना ये कौन सी जनगणना हो रही है, किस नंबर की, या फिर ये 2027 की जनगणना में ऐसा नया क्या है जो पहले नहीं होता था वो अब क्या हो रहा है। तो इस लेवल के प्रश्न जो है 2027 की जनगणना से आ सकते हैं, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिम का पूरा नाम क्या है। चलाते सब लोग हैं, सिम जो है सबके मोबाइल में होगा, सबके पास मोबाइल भी होगी, यूट्यूब सब चलाते हैं, और सिम का पूरा नाम पूछो तो नहीं बता पाएंगे। अब बताइए सिम का पूरा नाम क्या है। 329 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा। अगला प्रश्न है 330 नंबर का जो अगला प्रश्न है वो है, किस अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि के स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 330 का कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी से 1901 से 1921। 1901 से 1921 का चरण इसको जाना जाता है। जनसंख्या की वृद्धि के स्थिर, मतलब वृद्धि के स्थिर चरण के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि के स्थिर चरण के रूप में जाना जाता है 1901 से 1921 के समय को। ठीक है, अगला है 331 नंबर का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। लो, पहले रायपुर था, फिर नया रायपुर हुआ, अब क्या रखा गया है। ये ध्यान रखिए कि कौन सा नया रायपुर का नाम नया क्या रखा गया है। ये भी प्रश्न है, रायपुर का नाम नया क्या रखा गया है। बताइए जल्दी से सही उत्तर कौन सा है 331 का। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, अटल नगर। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। आगे है न्यूजीलैंड देश की मुद्रा का नाम बताना है। तो इसकी जो मुद्रा है न्यूजीलैंड की वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम है डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की किस जनगणना का नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो किसी जनगणना का नारा रहा होगा, तो ये प्रश्न बना है। इस बार 2027 की जनगणना का क्या नारा था, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि 2027 की जनगणना का क्या उद्देश्य है, क्या लोगो है, क्या नारा है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। हाँ, इसका उत्तर कौन सा है। भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 324 नंबर का प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी फेमस प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि हरगोविंद खुराना को किस के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है 334 नंबर के प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। 334 का ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है सिंधी एक भाषा है, इसको किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये बताना है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 335 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसको
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 336 का जो सही आंसर है वो बताना है। 336 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य की जो महिला साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार वो सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या है? ये बताना है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या है? तो 337 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। NAEP नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग इसका संकेताक्षर अक्षर है। ठीक है, संकेताक्षर अर्थ है इसका। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका सही नाम बताना है, कौन थे वो? ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन, इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उनका सही नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? एकदम सरल सा प्रश्न है। 339 का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? 340 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बताना है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला है 341 नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष जनगणना भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है? 15वीं कौन सा है इसमें? 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण कौन सा है इसमें बताइए? 341 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, 2011 की जनगणना है जो वो 15वीं जनगणना है। और ध्यान रखिएगा कि 2027 की जनगणना जो होगी वो 16वीं होगी, क्योंकि अभी 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होना था, परंतु कोरोना वायरस की वजह से जो नहीं हो पाया। अब 2027 में ये 16वीं जनगणना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या है? 342 नंबर के प्रश्न का। तो इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, फिलीपींस की मुद्रा का नाम बताना है। तो फिलीपींस की मुद्रा का क्या नाम है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस की मुद्रा का नाम है पेसो। आगे है, CAS निम्नलिखित में का संक्षिप्त रूप है? किसका संक्षिप्त रूप है CAS? 344 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका संक्षिप्त ये है, CS का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। CAS का पूरा नाम है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। आगे है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी? 345 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 345 नंबर के प्रश्न का गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिज्म। इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो सकती है क्योंकि राजा राम मोहन राय इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हर एक एग्जाम में इनका एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लिया जाता है पुनर्जागरण के ये वो फलाना ढंग का, बहुत सारा इनका काम है, ऐतिहासिक काम है जो कि ये इम्पोर्टेंट है। तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। अगला है 346 नंबर का प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? 346 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बताओ। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। आगे है 347 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का बादल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? रैपिडेक्स ट्रेन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? 347 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रैपिडेक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रखा गया। ठीक है, आगे है 348 नंबर का प्रश्न। 348 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में शुरू हुई थी, ये तो सबको पता है, लेकिन ये शुरू की गई थी किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये बताना है कि 1872 में जो जनगणना शुरू की गई थी पहली बार, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में पहली बार जनगणना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 349 नंबर का, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला है लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा का नाम आपने सुना होगा, ये किस देश की मुद्रा है ये बताना है। तो लीरा जो है ये 350 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा है। ठीक है, प्रश्न है 351 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? किस राज्य ने किया है? तो इसका 351 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। अगला प्रश्न है वीवीपैट का पूर्ण रूप बताना है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। 352 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है किर्गिस्तान की मुद्रा का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 353 है कि किर्गिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है ये बताना है। 353 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किर्गिस्तान की मुद्रा का नाम है सोम। सोम रस नहीं, सोम एक प्रकार की मुद्रा है जो किर्गिस्तान में ये चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 354। प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस समूह के राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसमें बताना है किस समूह के राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 354 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य मिलाकर जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगला है वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी पूरे भारत में सबसे अधिक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सही था। 355 नंबर का प्रश्न जो है वो सही उत्तर उसका क्या है? प्रश्न है कि जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? जंतर मंतर जो कि दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है, तो इसमें जहाँ तक बात हो रही है दिल्ली के जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगला है 356 नंबर का प्रश्न है मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स सुपरफूड का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? मोटे अनाज का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? इसमें 356 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका नाम बदलकर श्री अन्न रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोटे अनाज का नाम बदलकर श्री अन्न रखा गया है। अगला है 357 नंबर का प्रश्न है कि जॉर्जिया की मुद्रा का नाम क्या है ये बताना है कि जॉर्जिया की मुद्रा कौन सी है। तो इसकी मुद्रा का नाम है लॉरी।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 358 नंबर का जो प्रश्न है वो कौन सा है? कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? इसमें सही उत्तर बताना है 358 नंबर के प्रश्न में। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। जो ग्रामीण परिवार गरीबी रेखा से निचले स्तर पर हैं उनको बिजली उपलब्ध कराना ही कुटीर ज्योति योजना का लक्ष्य है या उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था? किस संशोधन के द्वारा इन सभी भाषाओं का समावेश किया गया था? तो 359 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को समावेशित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 360 है कि भूटान की मुद्रा का नाम बताना है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम। क्या है? नाम पूरा एकदम नया लग रहा है। भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम, ध्यान रखिएगा, नगुल्ट्रम। आगे है मोनालिसा लोवर संग्रहालय। ये कौन सा संग्रहालय है भाई? मोनालिसा लोवर संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? 361 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोनालिसा लोवर संग्रहालय पेरिस में स्थित है। अगला है 362 नंबर का प्रश्न है, शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप है? शहरी विकास के लिए। तो 362 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृत जो है शहरी विकास कार्यक्रम का एक संक्षिप्त रूप है। अगला है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन इसमें भी लोग गलत करके आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा प्रश्न आपका गलत होता है तो समझिए कि आपका पास होने का चांस 20 से 30% घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिंपल प्रश्नों को गलत करके नहीं आना है। ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? 363 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ही आईसी कहते हैं। और बात करें कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका, सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक है। और बात करें कि सीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म है। अगला है 364 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? 364 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला है प्रश्न है कि 365 नंबर का प्रश्न है कि फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है, उस किक को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पारितोषिक की प्रदान की जाती है उस किक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्री किक कहा जाता है उस किक को। अगला प्रश्न है 366 नंबर का प्रश्न हो सकता है। हाँ, 366 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? 366 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रानी दुर्गावती की समाधि स्थल मध्य प्रदेश के बरेला में स्थित है। आगे है FICCI
इम्पोर्टेंट संस्थान है, इसका फुल फॉर्म बताना है सिर्फ। FICCI, इसी को हम लोग फिक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्की। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है 367 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 368 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला है, केंद्र सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? शिवपुरी, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? 369 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कुंडेश्वर धाम। शिवपुरी का नाम बदलकर, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम रख दिया है। ठीक है। अगला है हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? 370 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 370 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनिश्चित काल के लिए। इसमें प्रश्न था कि लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है, तो अनिश्चित काल के लिए इसका सही उत्तर होगा। अगला है गैट। गैट आपने नाम सुना होगा, एक ट्रेड का एक संस्थान है, ट्रेड का संस्थान है। गैट का तात्पर्य क्या है? इसमें जो सही उत्तर है 371 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यही गेट का फुल फॉर्म है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है? बाकी इसमें 3 तो मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य होगा, केवल एक ऐसा होगा जो मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है। तो 372 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर बताना है, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय समावेशन। इसमें मेक इन इंडिया का लक्ष्य नहीं है। बाकी मेक इन इंडिया के लक्ष्यों में आता है निवेश की सुविधा, कौशल विकास, नवीकरण को प्रोत्साहन, ये सभी मेक इन इंडिया के लक्ष्य हैं। ठीक है। अगला है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर किस शहर में स्थित है? तो 373 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियो डी जनेरियो में स्थित है क्राइस्ट द रिडीमर। अगला है 374 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 374 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है। अगला है एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? एमआरआई निम्न में से क्या है? 375 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? एमआरआई निम्न में से क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है 376 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें बताना है कि किस वर्ग को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। तो 376 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 वर्ष और उससे अधिक को इसमें
रखा गया है। ठीक है, आगे है सीटीबीटी का पूरा अर्थ क्या है। सीटीबीटी का 377 नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ही सीटीबीटी का पूरा अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 378 का प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, ये बताना है। 378 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलीराजपुर। भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम है। ये पूरे भारत की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में ये बात हो रही है कि अलीराजपुर जो जिला है वहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये सिंपल सा प्रश्न है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, आगरा में स्थित है एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला है गैलापागोस द्वीप समूह किस देश में स्थित है। 380 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वाडोर में स्थित है। गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर में स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो इसका कौन सा उत्तर सही है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, 381 नंबर का प्रश्न है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है। बताइए इसमें सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। पुरुष साक्षरता दर बताना है कि कहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है, ऑप्शन के अनुसार बताइए। ठीक है, तो 382 में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है। प्रश्न है कि सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY शुरू की गई थी। SAGY में ए का अर्थ बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन इधर है, SAGY में ए का अर्थ सिर्फ बताना है। ऑप्शन में है आदर्श, अनुभव, आधुनिक, आत्मनिर्भर, तो इसमें ए का अर्थ क्या होगा SAGY में, तो 383 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, आदर्श। ठीक है, आदर्श इसका सही उत्तर है, ए का अर्थ है आदर्श। अगला है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो 384 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, जकार्ता ये किस द्वीप पर स्थित है ये बताना है। 384 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है। प्रश्न था कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जकार्ता जो है ये जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 385 नंबर का प्रश्न है लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। 385 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है,
तो 386 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 74.04% भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है 387 नंबर का प्रश्न है कि कोंकणी किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट है? तो 388 का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितना है? 388 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.64%। अगला है 389 नंबर का प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है। अगला है FEMA। FEMA में यम का पूरा नाम क्या है? तो 390 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। FEMA में यम का मतलब है मैनेजमेंट। ठीक है। अगला है हुमायूं का मकबरा को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 391 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1993 में हुमायूं के मकबरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये प्रश्न जो है काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या अधिक है। अगला प्रश्न है PIL। PIL का पूरा नाम क्या है? 393 नंबर का प्रश्न है। PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला है रेलवे ट्रांसफार्मिंग यूनिवर्सिटी। रेलवे ट्रांसफार्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या नाम हो गया है? तो 394 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली यूनिवर्सिटी, यानी अरुण जेटली विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। आगे है पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। मतलब इसमें से बताना है किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। 395 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अफगानिस्तान को छोड़कर पश्चिम बंगाल की सीमा सभी देशों से इसमें से लगती है, जैसे बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है 396 का, वो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6.7% भारत की अशोधित मृत्यु दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है प्रश्न है कि बास्केटबॉल में केंद्र रेखा किसका हिस्सा होती है? तो 397 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैक कोर्ट का हिस्सा होती है सेंट्रल लाइन या केंद्र रेखा। अगला है पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य निकट का तारे का नाम भारत की किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला है श्रीलंका की मुद्रा का नाम बताओ। अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसकी मुद्रा का नाम बताना है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर बी, रुपया जो है ये श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। ठीक है। अगला है GST का पूरा नाम, काफ़ी फेमस प्रश्न है। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसका हिंदी में नाम हुआ।
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 401 की तरफ। प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने रूप भेद होते हैं जिसमें कुल सभी 12 स्वर मिलकर सप्तक बनाते हैं। इसमें कितने रूप भेद होते हैं? 401 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 रूप भेद होते हैं। अगला है 402 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की एक शैली नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की एक शैली नहीं है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी टप्पा जो है एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। बाकी ये तीनों जावली, तनम, तिल्लाना ये सभी कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत की शैली है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित के सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा असमानताओं की कमी से संबंधित है? ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी सतत विकास लक्ष्य हैं, टोटल इनकी संख्या 17 है। तो इन 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक न एक लक्ष्य हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक न एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे इसमें पूछा गया है कि असमानताओं में कमी, ये किस नंबर का सतत विकास लक्ष्य है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है 10 लक्ष्य नंबर 10 से संबंधित है, असमानताओं में कमी। अगला है, भारत में शास्त्रीय वाद्य यंत्रों में से एक तंबूरा, जिसे उत्तर भारत में तानपुरा भी कहा जाता है, कितने धातु तारों का बना जाता है? ये जो तंबूरा होता है ये कितने धातु तारों का बना होता है ये बताना है। तो 404 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो तंबूरा होता है ये 4 धातु तारों का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, 405 नंबर का प्रश्न है, किसने संगीत वाद्य यंत्र बामहूम और टिकजिक का आविष्कार किया? पहली बार सुन रहे हैं, बामहूम और टिकजिक ये संगीत वाद्य यंत्र हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो 405 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोवा सुबोंग ने बामहूम और टिकजिक नामक यंत्रों, संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। आगे है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल दुनिया में अग्रणी थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है ये अग्रणी थी, दुनिया में अग्रणी थी किस नृत्य में? ये मणिपुरी है, ओडिसी है, भरतनाट्यम की या कथक की, किसमें ये अग्रणी थी? रुक्मिणी देवी अरुणडेल। तो 406 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये भरतनाट्यम में अग्रणी थी। ठीक है। अगला है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन सिंपल से प्रश्न में भी आप लोग शायद उत्तर ना दे पाइए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 407 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल। हुगली औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है 408 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में श्रेणीबद्ध तरीके से यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की। कब शुरू की यूपीआई भुगतान सेवा? किस ईयर में शुरू की? 409 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 2020 में शुरू की गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक थे? इसमें से बताना था संतूर वादक कौन थे जो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए,
पंडित रविशंकर, ये जो हैं भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। अगला है जबरो नृत्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जबरो नृत्य कहाँ का चलवासी नृत्य है? ध्यान रखिएगा ये उत्तर। जबरो नृत्य कहाँ का चलवासी नृत्य है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये लद्दाख का चलवासी नृत्य है जबरो नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है 412 नंबर का प्रश्न है कि 1960 के दशक में आरंभ हुई हरित क्रांति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन फसलों पर केंद्रित थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल पर फसलों पर ये केंद्रित थी, जो 1960 के दशक में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था। और उस गेहूं और चावल में भी सबसे ज़्यादा गेहूं पर केंद्रित थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर गेहूं और चावल दोनों ऑप्शन में हो तो गेहूं को आपको सही निशान लगाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तबला किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? तबला ये किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? तो 413 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताल वाद्य यंत्र है तबला। ठीक है, अगला है 414 नंबर का प्रश्न है कि 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस घोषित करने का उद्देश्य क्या था? 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में भी मनाई जाती है, भी ध्यान रखिएगा। और 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस भी घोषित किया गया है। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस घोषित किया गया। अब है 415 नंबर का प्रश्न है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22C के अनुसार अस्थायी लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किससे संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, गैर शमनीय अपराध के लिए इनको अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ये बताना है। 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 416 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू की गई थी। आगे है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कितने शहरों में लागू की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 शहरों में लागू की गई है। आगे है आगरा का किला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना? लो, कहीं कहीं पूछता है कि किसने बनवाया था, और इसमें पूछा है किस सामग्री से बना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा इसमें कोई आपको वैसा होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे पूछ लेगा, ये पूछेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगरा का किला मुख्यतः ध्यान रखिएगा, मुख्यतः किस सामग्री से बना हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है आगरा का किला। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया था। और बात करें कि दिल्ली के किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली वाला जो दिल्ली का लाल किला है तो उसको शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे है ए मीटिंग बाय द रिवर किस भारतीय संगीतकार का संगीत एल्बम है जिसके लिए उन्हें 1993 में
सर्वश्रेष्ठ विश्व एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला था? लीजिए, 1993 का प्रश्न पूछ रहा है। उस समय का एक करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो 419 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित शिव मोहन भट्ट। पंडित शिव मोहन भट्ट को 1993 में सर्वश्रेष्ठ विश्व एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला था। आगे है 420 नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत की नागर शैली में संपूर्ण मंदिर का निर्माण किस मंच पर किया जाना सामान्य बात है, जहां तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं? बताइए, कौन से इसमें पाषाण के, लौह के, काष्ठ के, ईंटों के, किस प्रकार के मंच पर किया जाना सामान्य है? बताइए, 420 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाषाण के मंच पर किया जाना सामान्य बात है, नागर शैली में जो संपूर्ण मंदिर का निर्माण होता है। अगला है, क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, आप लोग भी जानते ही होंगे, ये LBW आउट होता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, लेग बिफोर विकेट इसका पूर्ण रूप है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस वर्ष आरंभ की गई थी? शायद ये दिसंबर में आरंभ की गई थी, और दिसंबर में कब, किस वर्ष में? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2000 में इसको आरंभ किया गया था। अगला है, विजय कुमार एन को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार 2008 में सम्मानित किया गया था? तो 423 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कथकली में विजय कुमार एन को संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल साधना एस नायर। साधना एस नायर। अगला प्रश्न है, अजंता जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, यह बौद्ध वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये बौद्ध वास्तुकला का गुफाएं हैं। यहाँ पर अजंता की गुफाएं बहुत फेमस हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? असम की नृत्य शैली इसमें से कौन सी है? बताइए, 426 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है बिहू। बिहू असम की एक नृत्य शैली है। आगे है, विचित्र बीड़ा में अलग अलग लंबाई के लगभग कितने अनुकंपी तार होते हैं जो मुख्य तारों के समानांतर व नीचे रहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अनुकंपी तार होते हैं विचित्र बीड़ा में। ठीक है, आगे है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर की किस तारीख को कोणार्क में उड़ीसा राज्य के सबसे बड़े और भव्य नृत्य महोत्सव को देखने के लिए पर्यटक और कला प्रेमी बड़ी संख्या में आते हैं? बताइए, दिसंबर की किस तारीख में कोणार्क में ये भव्य नृत्य महोत्सव होता है, किस तारीख में होता है? तो 428 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से 5 दिसंबर के बीच में कोणार्क में, उड़ीसा में भव्य नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। अगला है, उमंग मोंग, ये भी एक पर्व का नाम है। उमंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राज्य से है। इंपॉर्टेंट है, उमंग मोंग पर्व का संबंध नागालैंड राज्य से है। आगे है, 1968 में दिवंगत भारतीय संगीतज्ञ पंडित रविशंकर बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में निम्नलिखित में से किस संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो इसका 430 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्ट मीट्स ईस्ट। बेस्ट मीट्स ईट्स। अगला है,
राष्ट्रीय विस्तार योजना का आरंभ कितने वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी? राष्ट्रीय विस्तार योजना आरंभ में कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया था इसको? तो इसको 3 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार योजना को। ध्यान रखिए गए आरंभ में, ठीक है। आगे है, शॉट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए किस धातु की गेंद का भार कितना किलोग्राम होता है? जो शॉट पुट में पुरुष एथलीट होते हैं उनके जो गेंद का भार होता है वो कितना किलोग्राम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.26 किलोग्राम होता है। आगे है, गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोगा नवमी, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोगा नवमी हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कृषि को आदि रूप को बेबर और दहिया कहा जाता है? यानी काट और दाह कृषि। किस राज्य में कृषि को बेबर या दहिया कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, 434 का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में कृषि को बेबर या दहिया कहा जाता है, ठीक है। आगे है, प्रश्न है कि सरल शिखर प्रकार की वास्तुकला में एक आधार और वक्राकार दीवारें होती हैं, इसका ऑप्शन क्या है? कितनी दीवारें होती हैं? कौन सी दीवारें होती हैं? वर्गाकार दीवारें होती हैं या वृत्ताकार, आयताकार, त्रिभुजा, अष्टभुजाकार? तो इसमें जो सही उत्तर है 435 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्गाकार दीवारें होती हैं। आगे है, भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क नेटवर्क का कितना % हिस्सा बनाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2.09% हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा की गई थी। आगे है, 4 वर्ष की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कोचों को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 438 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है 439 का वो है ऑप्शन नंबर ए, 1969 में भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। आगे है, भारत में शास्त्रीय वाद्य यंत्रों में एक तंबूरा है जिसे उत्तर भारत में तानपुरा भी कहा जाता है, ये कितने धातु तारों का बना होता है? तो 440 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये 4 तारों का बना होता है, ठीक है। अगला है, कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो 441 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनल मानसिंह, ये का सबसे कम उम्र की भारतीय शास्त्रीय नर्तिका हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे है, प्रदर्शन कला ओट्टुम थुल्लल, क्या नाम है? ओट्टुम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओट्टुम थुल्लल का संबंध जैसे नाम लग रहा है वैसे केरल राज्य से है। आगे है कि शहनाई को बजाने में कितने छिद्रों का उपयोग किया जाता है? तो 443 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहनाई को बजाने में कुल 7 छिद्रों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का एक खंड भारत का एक प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से
कहाँ तक जाता है, बताना है दिल्ली से कहाँ तक जाता है। 444 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। अगला है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम है 445 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। अगला है भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो 446 का सही उत्तर है, 446 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आगे है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच निर्माणाधीन है। पहली बुलेट ट्रेन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, और ये काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए और ध्यान रखने की बात है। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद टू मुंबई, ये पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। ठीक है, अगला है 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या था तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अनुपात कितना है। ये तो टोटल बता दिए, अब इसमें बताना है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लिंगानुपात कितना है। तो 448 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 949 है ग्रामीण क्षेत्र में। अगला है भारत में इमानी शंकर शास्त्री को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है। शंकर शास्त्री का ध्यान रखिएगा, और इतना ध्यान रखिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बीड़ा बजाते थे। शंकर शास्त्री बीड़ा बजाते हैं, सिंपल। अगला है आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था। लो, 2011 की बात आ गई कि 2011 में जो आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप किसने जीता था। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है। अगला है शब्द मैन केडिंग का संबंध किस खेल से है, बताइए। मैन केडिंग का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन में है कबड्डी, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट, कौन से खेल से है मैन केडिंग। तो 400 प्रश्न कौन सा था, 451 नंबर का प्रश्न था। तो मैन केडी का संबंध किस खेल से है, बताइए। 451 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैन केडी का संबंध है किससे, क्रिकेट से। तो ये रहे टॉप 150 सुपर 150 प्रश्न, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छी लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।